व्हाट्सएप मैसेज किया गया, लेकिन इस दफ़ा हम तुम्हारे ना कपड़े उतार के तुम्हें नंगा करेंगे। तहरीक चली वोट को इज्जत दो के नाम से, और आज वो एक पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया है कि यार ये तो फारग लोग हैं, ये तो स्टूज हैं किसी के, ये तो किसी के गुलाम है। तो आर्मी चीफ के कंधे पे चढ़ के जो लोग हुकूमत में आते हैं वो आर्मी चीफ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मोहम्मद मीर ने एक मरतबा फिर से अपनी ज़िंदगी और नौकरी ख़तरे में डाल के आज इस हुकूमत की आंखें खोल दी। शहबाज शरीफ और इस हुकूमत के मुतालिक कहा कि मीडिया पर जिस कदर इन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं वो सबके सामने हैं। इमरान खान को बंद किया हुआ है, इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। कल को जब इन लोगों को बंद किया जाएगा तो ये लोग रोएंगे। अहमद मीर का मजीद कहना था कि ये कब तक आखिर इस तरह पाबंदियां लगा कर रखेंगे। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल हो रहा है और सरेआम हो रहा है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस में क्या फ़र्क है? 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत, उसका ये ख्याल है कि अमेरिका में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है और जब वहाँ तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर आएगा। तो पाकिस्तान पे प्रेशर आ गया तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसने अपनी जो ताकत का सरचश्मा है उसको आर्मी चीफ बनाया हुआ है। तो और जो पार्टियां आज हुकूमत में हैं और वो ये समझती हैं कि जनाब हमने फ़लाँ पार्टी के लीडर, पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत, उसका ये ख्याल है कि अमेरिका में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है और जब वहाँ तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर आएगा। तो पाकिस्तान पे प्रेशर आ गया तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसने अपनी जो ताकत का सरचश्मा है उसको आर्मी चीफ बनाया हुआ है। तो लोगों को जेल में डाल दिया है और लोग सड़कों पे नहीं आ पा रहे और हम जीत रहे हैं। तो ये उनकी गलत फहमी है। आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे कि ये इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल तवातर के साथ होता रहे। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल के बाद मैं और मेयर बुखारी जो है वो ये कह रहे होंगे कि ये जो आज लोग हुकूमत में हैं ये अंदर क्यों हैं, इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इनको बाहर आना चाहिए। और जो इस वक्त अंदर है उसको हम बुरा भला कह रहे होंगे कि यार तुमने इनको अंदर क्यों किया हुआ है। तो एक मैसेज जो है वो व्हाट्सएप मैसेज किया गया और वो अभी तक हमारे एक दोस्त के पास वो मैसेज महफूज है कि बच्चे तुम्हारी ज़मानत तो हो गई है लेकिन इस दफ़ा हम तुम्हारे ना कपड़े उतार के तुम्हें नंगा करेंगे। तो वो जो नंगा करने की जो धमकी थी उस पर उसने कहा कि थोड़े दिन के लिए चला जाता हूँ। मीडिया में, जुडिशरी में और पार्लियामेंट में सारे एक जैसे तो नहीं हैं लोग। बहुत से लोग ऐसे भी हैं उनमें जो आप जैसे हैं और वो कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं। जो खड़े हो जाते हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर से उठा लिया जाता है और सिर्फ अपोजिशन के लोगों को नहीं उठाया जाता। ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि जो हुकूमती जमात के लोग हैं उनको भी थ्रेट किया जाता है। जो एक इधर तहरीक चली वोट को इज्जत दो के नाम से, और आज वो एक ऐसी हुकूमत में कल्मिनेट की है जिसकी लेजिटिमेसी क्राइसिस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। टर्निंग पॉइंट क्या था? जब मार्च 2022 में उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो मेरे पर तो पाबंदी थी और वो 8-9 महीने से पाबंदी चली आ रही थी और पाकिस्तानी मीडिया में मैं बैन था। तो मुझे आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं भी जो है वो जो इवेंट्स हो रहे थे या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था मैं उसका कोई हिस्सा था। इतना अरसा वो साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, एक दफ़ा भी उन्होंने अरशद शरीफ के केस की हेयरिंग नहीं की। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो मैनिपुलेट हो चुके थे और वो मैनेज हो चुके थे और तारीख में जो उनका किरदार है उसको जस्टिस मुनीर के किरदार के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि ये जस्टिस मुनीर से भी बुरा जज था। हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं। इदारे वही करते हैं जो शख्सियत उधर बराजमान होती है। आप किसी भी इदारे की बात कर लें, हर इदारे को उठा के देख लें। नहीं, सारे इदारे तो कमज़ोर नहीं है, एक इदारा तो बहुत मजबूत है। नहीं, मैंने कमज़ोर कहा ही नहीं। इदारे को हेड कौन कर रहा है, चाहे वो काजी फाइज ईसा हेड कर रहे हैं जुडिशरी को, या चाहे वो बाजवा साहब हेड कर रहे हैं फौज को, या चाहे इधर नवाज शरीफ की हुकूमत है। वो कब फ़र्क पड़ेगा कि इदारे अपने तय इतने मजबूत होंगे और अपनी डोमेन में रहेंगे? देखें, वो उस वक्त होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब अगर आप इलेक्टेड पार्लियामेंट को अपना गुलाम बनाएंगे और उस पार्लियामेंट को मैनेज करके आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स करवाएंगे तो ठीक है, आप वक्ती तौर पर तो सियासी फतह हासिल कर रहे हैं लेकिन आप पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने का मतलब है आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया है कि यार ये तो फारग लोग हैं, ये तो स्टूज हैं किसी के, ये तो किसी के गुलाम है। तो टर्निंग पॉइंट बताइए पिछले 5 साल में जिधर इस आइन की पासदारी नहीं की गई, अब अदलिया के फैसले हों, उनको बेवकूफ़ समझा गया है, उनकी पासदारी ना करना कोई मसला नहीं। 2022 के एंड में आके सही था या गलत था, 2 सूबों की असम्बली को तोड़ा गया और
ہمارا یہ خیال تھا کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے گا. پھر جب نیشنل اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی اگست 2023 میں, تو اگین 3 مہینے میں الیکشن کروانا تھا. اس وقت چیف جسٹس کون؟ قاضی صاحب. قاضی صاحب. تو بندیال صاحب ہوں یا قاضی صاحب ہوں, دونوں جو ہیں ان کی پیچھے سے کوئی ڈور کھینچ رہا تھا. اور جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہ کروائے, 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا, تو آئین اسی وقت وائلیٹ ہو گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. کہ قاضی صاحب تو کریڈٹ لیتے ہیں الیکشنز کرانے کا. یہ ان کا کام ہی نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا, اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کام نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو اور الیکشن کمیشن سے کہے کہ تم دونوں مل کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو. مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو دھچکا لگا ہے. دیکھیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور مسئلہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, مسئلہ صرف چند پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے, مسئلہ پورے ملک کا ہے, مسئلہ ان سب لوگوں کا ہے, میرا آپ کا ہے. ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی فکر نہیں کرنی. اور آج سب کو پتہ ہے, جو حکومت میں ہے ان کو بھی پتہ ہے, جو اپوزیشن میں ہے ان کو بھی پتہ ہے, جو حکومت اور اپوزیشن میں نہیں ہے اور عام لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو ہتھیار بنا کے ہر کسی سے اپنا انتقام لے لیں گے. تو اس انتقام سے بچنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ اپ کی موجودگی میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے گا. تو آرمی چیف کے کندھے پہ چڑھ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو جب کوئی مستقبل میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے کہا چلو آرمی چیف کو 2 سال اور دے دو تاکہ مقابلہ جو ہے میں نہ کروں, آرمی چیف ہی کرے. تو یہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا, بلکہ وہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر الیکشن جو ہے وہ فراڈ ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کی مدت آپ 4 سال کر دیں, 3 سال کر دیں, 6 مہینے کر دیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لوگ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو یعنی ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو مینیج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. کیونکہ عام آدمی جو ہے جب وہ ٹی وی چینلز پہ ہونے والی ڈسکشن یا ٹی وی چینل پہ چلنے والا جو خبر نامہ ہے جب وہ اس پر یقین نہیں کرے گا, اور وہ جب اخبار کی خبر پہ یقین نہیں کرے گا تو وہ سوشل میڈیا پہ جائے گا. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے, جو امریکہ کا صدارتی الیکشن ہے, کہ سارے امریکہ کے ٹی وی چینل کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ اور ہیرس کے درمیان جو ہے وہ بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا ہے جی, 50-50 چانسز ہیں دونوں میں سے. نتیجہ کیا نکلا کہ ٹرمپ جو ہے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر CNN اور CBS. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. حامد میر نے ایک مرتبہ پھر سے اس حکومت کا اور خاص طور پر وزیراعظم شہباز شریف کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا اور بتایا کہ کس طرح شہباز شریف کے دور حکومت کے اندر ان کو قید و بند کی صحبتیں اس ملک کے عوام کو برداشت کرنی پڑی, اور خاص طور پر جو جرنلسٹوں پر پابندیاں, سختیاں اور ان کو جو ہے آف ایئر کروانا, یہ سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ آخرکار اس طرح یہ کب تک کریں گے اور کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا. یہ جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں, اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ شہباز حکومت کس طرح اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر